BA-BSc BCom साल अव्वल के तालिब इल्म आप तमाम का इस लेक्चर में खैर मकदम है। हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट अफसाने में पहला अफसाना शतरंज की बाजी पढ़ रहे हैं, जिसके अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद है। शतरंज की बाजी इस अफसाने में हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से लखनऊ और नवाब वाजिद अली शाह के दौर का हाल है और मुंशी प्रेमचंद ने किस अंदाज में इस अफसाने को बयान किया है। पहले हमने नवाब अली शाह के दौर के कुछ हालात का मुताला किया, उसके बाद फिर शतरंज पर आई बारी। शतरंज में हमने देखा कि दो दोस्त मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर साहब, ये दो दोस्त थे जो मिर्ज़ा सज्जाद साहब के घर पर उनकी महफिलें चलती थी और सुबह से लेकर शाम तक उनकी शतरंज की बाजियाँ चालू रहती थी, जिसकी वजह से उनकी मिर्ज़ा सज्जाद अली की बेगम खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी और उनके नौकर चाकर भी बहुत ज़्यादा उससे परेशान थे। लेकिन बिलवाइक के हादसा हो जाता है और बेगम के सर दुखने के बहाने से बेगम मीर साहब को यहाँ से भगाने की बात कह देती है और उससे भी कुछ बातें कह देती है, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर शतरंज खेलना बंद हो जाता है और ये मोर्चा उठकर चला जाता है मीर साहब के घर पर। फिर मीर साहब के पास भी वही हालात होते हैं, कुछ दिन ठीक है, लेकिन मीर साहब की भी बेगम इनसे तंग आ जाती है और उनके नौकर चाकर भी काम करते करते इनकी परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी बातें यहाँ पर सामने आती है, जिसकी वजह से बेगम साहिबा भी मीर साहब की बेगम साहिबा भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ से भी ये इनके दोस्तों की शतरंज की बाजियाँ ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं उसके आगे फिर क्या हुआ। महल्ले में दो चार बड़े बूढ़े आदमी थे, वो तरह तरह की बदगुमानियाँ करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है, ये सल्तनत शतरंज के हाथों तबाह होगी। बड़े बूढ़े थे, उनको समझ में आ चुका था कि जितने भी रईस लोग थे, बड़े लोग थे, आला ओहदेदार थे, वो सब इसी तरीके के रंगरलियों में, इसी तरीके के कामों में मशगूल थे, जिसकी वजह से वो अंदाज़ा हो चुका था कि अब बहुत जल्द इस सल्तनत का क्या होने वाली, सल्तनत तबाह होने वाली है। मुल्क में वावेला मचा हुआ था, रियाया दिन दहाड़े लुटती थी, पर कोई इसकी फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली आती थी और यहाँ सामान ऐश के बहम पहुँचाने में सर्फ हो जाती थी। भान, नखाल, कथक, अरबाब निशात की गर्म बाजारी थी, ये लोगों का ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई थी। साख्तों की दुकानों पर साखनियों के दुकानों पर अशरफियाँ बरसती थी। रईसज़ादे एक दम की एक अशरफी फेंक देते थे। मसारिफ का ये हाल और अंग्रेज़ी कंपनी का कर्जा रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता था, इसकी अदायगी की किसी को फिक्र न थी। यहाँ तक कि सालाना खराज भी अदा ना हो सकता था। रेसिडेंट बार बार ताकीदी खतूत लिखता, धमकियाँ देता, मगर यहाँ लोगों पर नफ्स परवरी का नशा सवार था। किसी के कान पर जू ना रेंगती थी। कान पर जू ना रेंगना ये एक मुहावरा है, यानी जिसका मतलब क्या है कि किसी को किसी बात का कोई असर ना होना, उसे कहते हैं कान पर जू ना रेंगना। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कि अयाशी में काम चल रहा है, जो देहातों के लोग हैं वो शहरों में कि अयाशी करने आ रहे हैं, पूरा पैसा यहाँ पर लुटा रहे हैं। यहाँ तक कि इतना खर्चा बढ़ चुका है कि अंग्रेज़ कंपनी जो है उनका भी खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो धमकियाँ देते, ख़त लिखते कि भाई दे दीजिए, मगर उसका भी असर यहाँ पर नज़र नहीं आता है। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नत नए नक्शे हल किए जाते,
نئے نئے قلعے تعمیر ہوتے اور مسمار کیے جاتے۔ کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے آپس میں جھڑپ ہو جاتی تو میں کی نوبت پہنچ جاتی، پر یہ شطرنجیاں بہت جلد رفع ہو جاتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مرزا جی روٹ کر اپنے گھر چلے جاتے، میر صاحب بساط اٹھا کر اپنے گھر میں آ بیٹھتے اور قسمیں کھاتے کہ اب کبھی شطرنج کے نزدیک نہ جائیں گے، مگر صبح ہوتے ہی دونوں دوست پھر مل بیٹھتے۔ نیند ساری بدمزگیوں کو دور کر دیتی تھی۔ یعنی کیا ہے، یہاں پر نیند کو برائے جھگڑوں کا حل بتایا گیا ہے۔ یعنی دن میں بیٹھتے، شطرنج کھیلتے، آپس میں جھگڑے ہوتے، باتیں ہوتی، تو میں ہو جاتا اور غصے میں مرزا صاحب اپنے گھر کو چلے جاتے، میر صاحب اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے، لیکن پھر رات میں سو جاتے، سو کے اٹھے تو پھر نیا دن، نیا کھیل، نیا کیا ہے شروعات ہو جاتی ہے اور دونوں مل بیٹھ کر وہی شطرنج کھیلتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک جملہ خاص کہا گیا ہے کہ کیا ہے کہ ہر شام میں وہ کیا ہے جب تک تو میں ہوتی خود ارادہ کرتے کہ ہم کبھی شطرنج کے نزدیک نہ جائیں گے۔ یہی حال ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی چیز کا نشہ لت لگ جاتی ہے انسان کو اس پر، تو وہ صرف اس سے کیا کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ چیز بری ہے، لیکن اس سے تو وہی عادت لت ہونے کی وجہ سے وہ فوراً پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اور وہی چیز کے سامنے چلا جاتا ہے، جس کو لیے وہ بہت آگے مسئلہ ہے اور وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو خیر دونوں کا یہی حال رہتا ہے اور بہت سارے دن کس کے گھر پر ہو گئے، میر صاحب کے۔ ایک دن دونوں احباب بیٹھے شطرنج کے دلدل میں غوطے کھا رہے تھے کہ شاہی رسالے کا ایک سوار وردی پہنے اسلحہ سے لیس میر صاحب کا نام پوچھتا آ پہنچا۔ میر صاحب کے ہوش اڑے، اوسان خطا ہو گئے، خدا جانے کیا بلا سر پر آئی۔ گھر کے دروازے بند کر لیے اور نوکروں سے کہا گھر میں نہیں ہے۔ دیکھیے اب وہ افسر آیا چکا ہے، شاہی افسر وردی پہن کر ہتھیار وغیرہ ساتھ میں، کیوں؟ قرضے کی ادائیگی کے بارے میں بولنے کے لیے۔ ابھی فوراً جھٹ کیا کرے، بند کر کے کہہ دیے نوکروں سے کہ اور کہہ دے کہ گھر پر کوئی نہیں۔ سوار نے پوچھا گھر میں نہیں تو کہاں ہیں؟ چھپے بیٹھے ہوں گے۔ خدمت گار کہہ رہا ہے میں یہ نہیں جانتا، گھر میں سے یہی جواب ملا ہے، کیا کام ہے؟ کام تجھے کیا بتاؤں حضور، میں طلبی ہے، شاید فوج کے لیے کچھ سپاہی مانگے ہیں، جاگیردار ہے کہ مذاق ہے؟ خدمت گار اچھا تشریف لے جائے، کہہ دیا جائے گا۔ سوار کہنے سننے کی بات نہیں، میں کل پھر آؤں گا اور تلاش کر کے لے جاؤں گا، اپنے ہمراہ حاضر کرنے کا حکم ہوا ہے۔ سوار تو چلا گیا، میر صاحب کی روح فنا ہو گئی، کانپتے ہوئے مرزا جی سے بولے اب کیا ہوگا؟ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایسے کھیل یہ نحوست کے کھیل ہے اور یہ کنٹینیو وہی کام کرنے سے وہاں سے تباہی آنا ہی آنا ہے۔ تو سب سے پہلی یہاں تباہی کا ذکر آیا ہے، کیا ہے وہ سوار جو سوار تھا وہ وردی میں آیا ہوا تھا، وہ اس کو ڈھونڈنے لگا اور دھمکی دے کر چلا گیا، لیکن میر صاحب کی کیا ہو گئی، روح فنا ہو گئی، پورا ان کے جسم میں کیا ہے گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ مرزا صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب اب کیا کیا جائے، اب تو یہ بھی یہاں پر آ پہنچا ہے۔ مرزا صاحب بولے بڑی مصیبت ہے، کہیں میری طلبی بھی نہ ہو، کیوں؟ تو یہ بھی وہی دلدل میں ہے، قرضوں کے اس میں اور کمپنی کا پورا اس پر، تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میر صاحب بولے کمبخت کل پھر آنے کو کہہ گیا ہے، یعنی اس نے کل اور آنے کے لیے کہا ہے۔ مرزا خیر آسمانی ہے اور کیا، کہیں سپاہیوں کی مانگ ہو تو بن موت مرے، یہاں تو جنگ کا نام سنتے ہی نب چڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے کیا ہو گیا، حال عیاشیوں میں رہتے رہتے جو نوابوں کی اور جو رئیسوں کی خاص باتیں تھی کہ ان کے پاس وہ سپاہیاں ہوتے تھے بڑے بڑے، جو ان کے پاس اس سے کیا ہے وہ انگریز ان سے لے کر جاتے تھے اور اپنا کام لیتے تھے، لیکن یہاں پر تو وہ سپاہی وغیرہ سب عیش و عشرت میں مگن ہے، جس کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہے کہ جھگڑے کی بات بھی اگر آتی ہے تو کہہ رہے ہیں نام سنتے ہی نب چڑھ جاتی ہے، یعنی کیا ہو جاتا ہے کہ بیماری مرض وغیرہ یاد آ جاتا ہے اور کیا کرنا ہے
डर के पीछे हो जाते हैं, वही बात। फिर मीर साहब कह रहे यहाँ तो आज से दाना पानी हराम समझिए। क्या हो गया, अब यहाँ पे हम रहेंगे तो कल वो और आएगा और अपने खर्च की अदायगी तलब करेगा, इसलिए अब यहाँ पर हमारा रहना ठीक है नहीं, बिल्कुल नहीं। मिर्जा साहब ने कहा बस यही तदबीर है कि इससे मिले ही नहीं, दोनों आदमी गायब हो जाए, सारा शहर छानता फिरे, कल से गोमती पार किसी वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसी खबर होगी, हजरत आकर अपना सा मुँह लेकर लौट जाएंगे। देखिए मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पे तदबीर बताई मीर साहब को क्या किया जाए, कल से हमें क्या करना है, उनसे हमें मिलना ही नहीं, वो आएगा पूछेगा ढूंढेगा और चला जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से दूर गोमती नदी, गोमती पार नदी के पार उस साइड में चले जाएंगे, वहाँ पे कोई आने वाला है क्या नहीं, वहीं बैठेंगे, हम अपना खेल जारी रखेंगे और वो आएगा और पूछकर चला जाएगा। मीर साहब बस 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 आपको खूब सूझी, वल्लाह कल से गोमती पार की ठहरे। ये तो मीर साहब के तो पूरे तंबू में घबराहट फैली हुई थी, वो खुश हो गए कि अरे हाँ एकदम सही बात है कि उस गोमती पार नदी की तरफ कोई आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, फौरन इस बात को, इस तजवीज़ को कबूल कर लिया और बोले कल से हम वहीं बैठेंगे। इधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थी तुमने खूब बहरूप भरा, क्या कहा, खूब बहरूप भरा। उसने जवाब दिया ऐसे गाँव दियों को तो चुटकी पर नचाता हूँ, इसकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चढ़ ली, अब देख लेना जो कभी भूल कर भी घर रहे, सुबह का गया फिर रात को आइएगा। देखिए बेगम साहिबा को यहाँ पर मौका मिल गया, क्या है, इनको तो ढूंढ रहे थे कि कब घर से बाहर निकले, तो फौरन का सवार को गुस्से करे, और सवार ने जब आके ये कहा तो बेगम साहिबा ने मेरे से कहा कि ठीक है, अच्छी तदबीर से तुम वहीं जाओ, सुबह से शाम में ही घर पे आना, बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। यानी और फिर बेगम साहिबा की आज़ादी क्या होने वाली थी, बेगम को आज़ादी हासिल हो रही थी, इसलिए वो और अच्छे से कही कि ठीक है तुम जाओ, शाम में ही आना। इस दिन दोनों दोस्त मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े हुए और बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डब्बे में गुलोरियां भरे गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में जा बैठे, जो शायद अहद मुगलिया की यादगार थी। चले गए उतने दूर उसमें और जाकर वहाँ एक छोटी सी पुरानी मस्जिद थी, एक वहाँ पर जाकर बैठ गए। वो मस्जिद मुगल दौर की थी, इस तरीके से अफसाना निगार का कहना है। रास्ते में चिल्लम, तंबाकू और दरी ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा उखड़ा भरकर बिसात पर जा बैठते, फिर इन्हें दीन और दुनिया की फिक्र ना रहती। वहाँ पर भी ऐश नहीं, इतने ऐसे हालात में भी उन्हें कुछ फर्क नहीं, वहाँ जाकर बैठ गए, चिल्लम ले लिए, साथ में तंबाकू लिए और दरी बिछाए और वहाँ पर अपना काम शुरू। कष्ट शह पर पीट लिया, इन अल्फाज के सिवा इनके मुँह से और कोई कलमा ना निकलता था। कोई चिल्ला कश भी इतने इस्तिखराफ की हालत में ना बैठता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों हजरत गलियों में होते हुए किसी नान बाई की दुकान पर खाना खा लेते और चिल्लम चखा पी कर फिर महू शतरंजबाजी, कभी कभी तो इन्हें खाने की सुध भी ना रहती थी। क्या कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा वो उसमें शतरंज की बाजी में गुम हो जाते कि जब उनकी दोपहर में अगर याद आ जाता, भूख लगी है और खाना खाना है, तो वो कई गलियों में जाकर क्या करते थे, वहाँ से गलियों से किसी नान भाई की दुकान पर थोड़ा बहुत खाना खा लिए और चिल्ला मुखा लिए और अपनी जगह पर आकर काम शुरू। और कभी कभी ऐसा भी दिन हो जाता कि उसमें खाने की याद भी नहीं रहती, यानी इतने ज़्यादा वो इस चीज़ में डूबे हुए थे। इधर मुल्क में सियासी पेचीदगियाँ रोज़ बरोज़ पेचीदा तर होती जाती थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बड़ी चली आई थी। शहर में हलचल मचा हुआ था, लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे शतरंजबाज दोस्तों को गम काला से कोई वास्ता न था। वो घर से चलते तो गलियों में हो जाते,
कहीं किसी की निगाह न पड़ जाए। महल्ले वालों को भी इनकी सूरत ना दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अंग्रेजी फौजें लखनऊ के करीब पहुँच गई। यहाँ तक कि क्या है, लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए देख लिए कि अब अंग्रेजी फौज यहाँ पर आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, सब चीज़ें तबाह व बर्बाद कर देंगे, उनके बच्चों को परेशान कर देंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए वो सब लोग क्या करने लगे, पूरे शहर से सब वापस अपने अपने देहातों में भागने लगे। लेकिन ये दो शतरंजबाज जो थे, ये सब क्या करने लगे, अपने खेल में ही मशगूल रहे। इन्हें किसी किस्म का कोई सुख, कोई दुख का कोई ख्याल नहीं था। एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाजी खेल रहे थे। अब बात सुनिए, क्या हो गया, अब दोनों बैठे खेल रहे हैं। मीर साहब की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब की बाजी कमजोर थी। मिर्जा साहब इन्हें कष्ट पर कष्ट दे रहे थे कि वक्त दफतर कंपनी की फौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ करने का फैसला कर लिया था। खर्च की इल्लत में सल्तनत हजम कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल चली जिससे आज सारी कमज़ोर कौमें पाबे जंजीर हो रही है। देखिए यहाँ बहुत बड़ा तंज यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि एकदम उन्हें उधर सड़क के उस साइड में क्या नजर आया कि अंग्रेज फौजें वहाँ पर आ रही है, उसके रास्तों पर, उस तरफ, इन तरफ नहीं बल्कि रास्ते से जा रही है। यानी अंग्रेजी फौज वहाँ पर क्या है, अपना तसल्लुत कायम कर रही थी। और उनका जो तरीक़ा था कि भाई जो खर्च दिया है बस उसके बदले में हमें सल्तनत मिल जानी चाहिए, वही काम यहाँ पर उन्होंने किया। महाजनी चाल, महाजन भी क्या करता है, कोई चीज़ उधार देता है और जब उसका सूद ब्याज उसके साथ में जब असल वगैरह मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ ही वो महाजन क्या करता है, अपने पास ले लेता है। बिल्कुल वैसा ही अंग्रेज कंपनियों में ठीक है, लखनऊ के नवाबों को कर्जा देते गए और जब वो कर्ज में डूब गए तो वो क्या है, अब पूरे लखनऊ को ही अपने कब्जे में कर रहे हैं। बिल्कुल आज वही चार्ज कह रहे हैं कि दूसरे जो तरक्की याफ्ता मुल्क भी है वो क्या करते हैं, कमज़ोर जो कौमें हैं, कमज़ोर जो मुल्क है उनको कर्जे देते जाते हैं और इतना कर्जा देते उनको ये हो जाता है, कर्जे में डूब जाते हैं वो, कि फिर वो उनके गुलाम बन जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ का लखनऊ के हालात है। अब मीर साहब कह रहे हैं अंग्रेज़ी फौजें आ रही है, मिर्ज़ा साहब आने दीजिए, कष्ट बचाइए ये कष्ट। देखिए मीर साहब को अंग्रेजी फौजों का ख्याल आ रहा है और मिर्जा साहब क्या बोल रहे हैं, अरे आते रहते चली जाती है, इसमें तुम क्या करो, कष्ट बचाओ। यानी अपनी जो मोहरे हैं, जो अपनी सरबाजी है उसको बचाइए। ये और उधर ही ध्यान है। मीर साहब ने कहा जरा देखना चाहिए, आज से देखिए कैसे है, खवी है, कल जवान है, देखकर सीना थर्राता है। देखिए क्या हालत हो चुकी है कि इस किन्हीं कामों में बेकार, किन्हीं कामों में रहने की वजह से जो बहादुरी थी, जो उनका जो क्या कहेंगे हौसला था, वो सब टूट चुका था। वो कह रहे हैं कि वो अंग्रेज फौज को आड़ में से छुप कर देख रहे हैं कि जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कितने मजबूत है और कैसे ताकतवर है, देखकर अपना तो क्या होता है, हमें डर होता है, खौफ होता है। फिर मीर साहब कह रहे हैं, मिर्जा साहब फिर कह रहे हैं क्या है, देख लीजिएगा, क्या जल्दी है, फिर कष्ट क्या है, देख लेंगे जो होगा। और फिर क्या करें, अपनी शतरंज की तरफ ये कर रहे हैं। मीर साहब तो खाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे, सुर्ख चेहरा जैसे लाल बंदर। फिर मीर साहब को वही फिक्र कि अरे इतने ज़्यादा लोग हैं, 5000 से ज़्यादा होंगे और सबके चेहरे कैसे एकदम गोरे होते हैं, अंग्रेज कैसे गोरे, और धूप वगैरह की यहाँ की हिंदुस्तान की जो धूप है उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उनके चेहरे लाल नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि लाल बंदर के जैसे नज़र आ रहे हैं, उनके साथ तो खाना भी है, 5000 क्या है आदमी भी है, यानी फौजी है। मिर्जा जनाब हिले ना कीजिए ये कष्ट देखा। और मिर्जा साहब का पूरा जहन कहीं पर है, शतरंज पर है। कह रहे हैं कि ठीक है वो है, वो ऐसे बहाने मत बनाओ और वापस तुम अपने खेल पर आओ। मीर साहब आप भी अजीब आदमी है, ख्याल तो कीजिए, शहर का मुआसरा हो गया है, घर कैसे चलेंगे। ये बोले चारों तरफ अब क्या हो गए, पूरी अंग्रेज फौज आ चुकी है, अब चारों तरफ से मुआसरा कर लिया है,
अब हमारा घर कैसे जाएंगे, इस बात की फिक्र मीर साहब को हुई। शुक्र है इतना तो उन्हें जहन में आया, लेकिन मिर्ज़ा साहब के जहन में तो अभी वो बात भी नहीं आई। वो तो सिर्फ और सिर्फ जीत रहे हैं, इसलिए सिर्फ शतरंज का ख्याल है। मिर्ज़ा साहब ने कहा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाए, ये कष्ट आरमा देखिए। फिर वही वो जवाब दे रहे हैं कि अरे देखो ये मेरी बारी है, जो मैं ये करा और मैं मार दे चुका, अब ये सब कब देखेंगे, जाते खाली। फौज निकल गई, यारों ने दूसरी बाजी बिछा दी। मिर्जा जी बोले, आज खाने की कैसी रहेगी। देखिए अब याद आया कि क्या है, अब कैसा करना, पूरा मुआसरा तो हो चुका है, अब खाने की बारी है, कैसा करना है। तो मीर साहब बेफिक्री से जवाब दे रहे हैं, मीर साहब आज रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख लगी है। देखिए उन्होंने बोले, भाई अब मेरा तो नहीं जाने देता, डर हो गया है, इतनी फौज है, इतने ऐसे लोग हैं, क्या हाल करेंगे, इसलिए फौरन कहा कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा क्या है, तो रोज़ा है, तुम्हारा भूख लगी है तो मिर्ज़ा साहब भी फौरन करें, जी नहीं, शहर में नामालूम क्या हो रहा होगा। वो भी अंदर से डरते हुए मगर कह रहे हैं कि कोई मुझे भी भूख नहीं लगी। मीर साहब ने कहा, शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा, लोग खाने से फारिग होकर आराम कर रहे होंगे, हुजूर जाने आलम भी इस्तराहत फरमाते होंगे, या शायद सागर का दौर चल रहा हो। देखिए कितनी बेफिक्री है, इतने सब हालात देखते हुए भी फिर वही कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, शहर में सब आराम कर रहे होंगे, खाना खाए होंगे, अब आराम करेंगे। यानी इतना ज़्यादा वहाँ पर क्या है, इतने सुस्ती और इतनी ऐश परस्ती से लोग जी रहे थे। अब के दोनों दोस्त खेलते बैठे तो 3 बज गए। अब के मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। अब किसकी बाजी कमजोर हो गई, इनकी। जब से मीर साहब की कमजोर थी तो मिर्जा साहब का पूरा ख्याल शतरंज में ही था और उस पे ही ध्यान दिया। अब मीर साहब की बाजी मजबूत है और मिर्जा साहब की कमजोर। तो अब देखिए क्या दोनों के अल्फाज कैसे हो गए। इसी असना में फौज की वापसी की आहट मिली। एकदम देखिए कि जो सिपाही गए थे वो सब वापस आए। नवाब वाजिद अली शाह माजूल कर दिए गए थे और फौज इन्हें गिरफ्तार के लिए जाती थी। क्या करे उन्होंने, फौज ने पूरे नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करे और लेकर आए। शहर में कोई हंगामा ना हुआ, ना कष्ट वो खून, यहाँ तक कि किसी जांबाज ने एक खतरा खून भी ना बहाया। नवाब घर से इस तरह रुखसत हुए जैसे लड़की रोती पीटती ससुराल जाती है। देखिए क्या है, कह रहा है कि उनका गिरफ्तारी का मंजर बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद कि क्या हुआ कि वो बिल्कुल माजूर हो गए और उनको गिरफ्तार करके फौज लेकर जा रही है, लेकिन कोई उसके एहतजाज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। कोई उनसे लड़ रहा है कि हमारे नवाब को मत ले गई, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। बल्कि कह रहे हैं कि उनकी विदाई ऐसी हो रही है जैसी लड़कियों की क्या होती है, शादी होने के बाद विदाई की होती है, सिर्फ रोते हैं और चीखते हैं, इतना ही होता है। तो यहाँ पर भी वही हाल हो रहा है। बेगमें रोई, नवाब रोए, मामाए मुगलानियाँ रोई और बस सल्तनत का खात्मा हो गया। बस इतने ही लोग इसमें क्या करें, खाली रोने का किरदार अदा किया और सब खामोशी के साथ क्या हो चुकी है, नवाब की सल्तनत जा चुकी है, नवाबी खत्म हो चुकी है। अज़ल से किसी बादशाह की माजूली इतना सुलह आमेज, इतनी बेज़रर ना हुई होगी, कम से कम तारीख में इसकी नज़ीर नहीं। ये वो अहिंसा जिस पर मलाइक खुश होते हैं, ये वो पस्त हिम्मती, वो नामर्दी थी जिस पर देवियाँ रोती है। लखनऊ का फरमा रवा कैदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये सियासी ज़वाल की इंतहाई हद थी। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद अपने अल्फाज के धार से यहाँ के हालात और उस पर जो ऐसे वाक़यात हुए हैं, जो हालात बने हैं, उस पर तंज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इतनी आसानी से ऐसे तारीख में कोई भी नहीं है कि जो इतनी आसानी से क्या है माजूल हो चुका हो, इतनी सुलह आमेजी से कहा जा रहा है और इतनी बेज़रर, बगैर किसी तकलीफ के, किसी की कोई किसी के क्या मुकाबिल नहीं आया और जंग ख़त्म हो चुकी। कह रहे हैं कि ये वो अहिंसा जिस पर मलाइक खुश होते हैं, बिल्कुल अहिंसा थी, खून खराबा नहीं। मलाइक में तो फरिश्ते इस पर बहुत खुश होते हैं कि तो खून खराबा हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। फिर कह रहे हैं
ये वो पस्त हिम्मत या वो नामर्दी थी जिस पर देवियां रोती है, और इस पर देवियां रोती है। लखनऊ का फरमा रवा खैदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये सियासी ज़वाल की इंतहाई हद थी, यानी सबसे ज़्यादा अगर इसको कहा जाए कि गलत और एकदम कमज़ोर जो चीज़ हुई वो इस तरीके से नवाब लखनऊ के नवाब के हालात हुए। मिर्ज़ा ने कहा हुजूर आली को जालिमों ने कैद कर लिया। अब देखो इनकी कमज़ोरी है, अभी शतरंज की बाजी कमज़ोर है, तो अब इनको सब चीज़ों का ख्याल आ रहा है। जब से इनको ख्याल आ रहा था, अब इनको क्या बोल रहे हैं कि हुजूर आली को जालिमों ने कैद कर लिया। मिर्ज़ा साहब होगा आप कोई खाजी है, ये लीजिए शेख, अब इनकी बाजी, तुम खाजी थोड़ी है, जो मैं देखा जाएगा, चलो अपन शतरंज खेलेंगे, अब ये इनकी बाजी है। तो ये मिर्ज़ा साहब ने कहा ज़रा ठहरिए, इस वक्त बाजी की तरफ तबीयत मायल नहीं होती, हुजूर आली खून के आंसू रोते जाते होंगे, लखनऊ का चिराग आज गुल हो गया। देखिए अब कमज़ोर है तो अब उनको सब चीज़ें खाली अपनी बाजी की वजह से कहना है, बाकी दूसरा कोई किन दिली रग़बत नहीं है, कोई खुशी और गम नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने कहा रोया ही चाहिए ऐश क़ैद फरंग में कहाँ मैसर, ये शय अब वही, ये शय ये माँ, ये शय ये माँ, इसी तरीके से उनका काम चालू है, बस अल्फाज की हेर करें। मिर्ज़ा साहब ने कहा किसी के दिन हमेशा बराबर नहीं जाते, कितनी सख्त मुसीबत में है बलाए आसमानी। मीर साहब ने कहा हाँ है ही, फिर कष्ट, फिर दूसरी कष्ट में मात है, बच नहीं सकते। हाँ कह रहे हैं कि भी सही है, हर एक का सब वक्त सही नहीं रहता, कुछ आगे पीछे होता है, मगर फिर आप शतरंज की तरफ अब मीर साहब बढ़ रहे हैं। मिर्ज़ा साहब ने कहा आप बड़े बेदर्द हैं, वल्ला ऐसा हादसा जानकर वो देखो आपको सदमा नहीं होता। हाय हुजूर जाने आलम के बाद अब कमाल का कोई खतरदार नहीं रहा, लखनऊ भी वीरान हो गया। देखिए अब फिक्र होकर कह रहे हैं कि भाई अब क्या है, लखनऊ वीरान हो गया है, क्यों, तो उसके नाम वाजिद अली शाह क्या हो गए, माजूल हो चुके हैं। अब इनकी कोई कदर करने वाला है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अपने आगे के दिन के बारे में सोच रहे हैं। मीर साहब ने कहा पहले अपने बादशाह की जान बचाइए, फिर हुजूर पर नूर का मातम कीजिएगा, ये कष्ट और माँ लाना हाथ। ये देखिए कह रहे हैं कि देखो वो रोते बढ़ेंगे, जाने दो, इसमें तुम पहले अपने शतरंज का जो इसका बादशाह है उसकी फिक्र करो। और उन्होंने वो शय बढ़ाया और उसमें शतरंज में इसको मिर्ज़ा साहब को मात दे दी और लाना हाथ यानी उसको ताली मारने के लिए कहा। अब देखिए नवाब को लिए हुए फौज सामने से निकल गई, इनके जाते ही मिर्ज़ा जी ने नई बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर साहब ने कहा आइए नवाब साहब की हालत ज़ार पर एक मरसिया कह डाले, लेकिन मिर्ज़ा जी की वफादारी और इताशारी अपनी हार के साथ गायब हो गई थी और शिकस्त का इंतखाम लेने के लिए बेसब्र हो रहे थे। अब जब से कह रहे थे कि नवाब साहब के साथ इस तरीके के हालात है, इस तरीके की बात है, मगर कहा जा रहा है कि भाई वो चीज़ें यहाँ पर ये नहीं रही, अब उनको शतरंज में हार हो चुकी है। तो मिर्ज़ा साहब अब उसके इस पे क्या नहीं, बल्कि वो इंतखाम लेने के इसमें लगे हुए हैं। अब इनकी तरफ से शतरंज की बाजी खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वही मीर साहब ने कि मरसिया पढ़ लेते हैं, अब चलिए बहुत उनके साथ गलत हुआ, मगर मिर्ज़ा साहब अब मरसिया कहने की बजाय शतरंज की और एक नई बाजी खेलने के लिए बेताब थे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई ज़ख्मी शेर क्या होता है, अपना बदला लेने के लिए हमलावर होता है। देखते हैं फिर यहाँ पर इन्होंने बदला लिया या नवाब वाजिद अली शाह के साथ क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई आगे, और कैसे इनके इन कामों से आगे क्या क्या तबाही हुई, क्या क्या नुकसान हुए, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।